नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। इस वक्त मध्य प्रदेश और बिहार दोनों ही जगह बीजेपी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें बनी हुई हैं। दोनों ही जगह उनके समर्थक उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और बड़ी बात यहां पर मध्य प्रदेश की हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय मोदी और शाह के फैसले के खिलाफ उनके ही कार्यकर्ता जमीन पर उतर गए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां जो सरकार है यानी कि बीजेपी सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ, अपने ही नेताओं के खिलाफ उन्होंने पुलिस को उतार दिया है और अब कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है भड़क उठा है और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी आलाकमान को यानी मोदी और शाह को उनके फैसले के खिलाफ चुनौती दे दी और साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। यानी एक तरह से मोदी और शाह के खिलाफ जो नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी और यही बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि अब मोदी और शाह के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने लगे हैं, अंदर खाने असंतोष पनपने लगा है और अब उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई और यही वजह है कि आने वाले एक साल में यह सरकार गिर सकती है और उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से जो तस्वीर सामने आई उसने बता दिया कि अब मोदी और शाह यानी बीजेपी आलाकमान की पकड़ ढीली होती चली जा रही है। इसके अलावा तमाम खबरें बीजेपी राज्यों से आ रही हैं जो बता रही हैं कि अब मोदी और शाह का वो दबदबा नहीं रहा है जो रहा करता था। तो इसी सब पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे अब बीजेपी आलाकमान के फैसले की निंदा होने लगी है, उसका खुलकर विरोध होने लगा है, कैसे बीजेपी आलाकमान की पकड़ ढीली होती जा रही है उसके अपने राज्यों में। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका इस कार्यक्रम में स्वामी जी। और जिस तरह से देखा जा रहा है, राहुल गांधी लगातार एक दावा करते हैं स्वामी जी कि एक साल के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी और उसकी वजह यह है कि अब मोदी और शाह के खिलाफ नाराजगी, बगावत पार्टी के अंदर से होने लगी है। और मध्य प्रदेश से जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है वो जिस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़क जाम कर रखी है, पुलिस से भिड़ गए हैं, ये सारी चीजें बता रही हैं कि अब उनका वो दबदबा नहीं रहा मोदी और शाह का जो रहा करता था। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या तस्वीर हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उठना चाहिए वो ये कि उपचुनाव को लेकर ये नाराजगी जाहिर की गई है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों को ये लग रहा था कि पार्टी उनको ही टिकट देगी किसी भी कीमत पर दतिया से, लेकिन जब टिकट आई तो उसमें नाम किसी और का था और इसके चलते नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और चेतावनी दे दी गई है। तो क्या लगता है आपको ये जो गुस्सा पनप रहा है समर्थकों का, जिस तरह से चेतावनी दे दी गई है कि अभी उपचुनाव भी हारोगे अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया और आने वाला विधानसभा चुनाव भी हारोगे, ये सारे जो चेतावनी दे दी गई है, क्या इसके बाद बीजेपी आलाकमान अपना फैसला पलटेगा? क्या अपने कदम पीछे लेगा? क्या लगता है आपको स्वामी जी? देखिए, मेरे को होता है ना कि जैसे जब कोई तानाशाही सरकार होती है, एक तंत्रवादी सरकार होती है, बहुत ज्यादा ताकतवर नेता होता है और ऑर्गेनाइजेशन को अपने ताकत से चलाता है, तो सबसे पहला वार कौन करे इसका डर सबको रहता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, हु विल बेल द कैट, कि घर में घंटी कौन बांधेगा। और इसीलिए लोग डरते रहते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते रहते हैं, भैया वो बांध दे, मैं क्यों बांधूं, मैं बांध दूं, वो क्यों बांधे। इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। आपने अंग्रेजों के जमाने में भी देखा था, हर आदमी अंग्रेजों के आतंक से परेशान था, तो उनके सामने खड़ा कौन हो। शुरू शुरू में किसी की हिम्मत नहीं होती थी। फिर आपने देखा कांग्रेस ने अपना, गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाया, उधर क्रांतिकारियों ने अपना आंदोलन चलाया। धीरे धीरे लोगों के दिमाग से भय हटता गया अंग्रेजों का, और जब अंग्रेजों का भय हटता गया तो लाखों लोग सड़क पे आ गए गांधी जी के पीछे और उसके बाद देश स्वतंत्र हो गया। देखिए, वही स्थिति इन लोगों की थी। इन लोगों ने 12 साल जिस प्रकार का शासन चलाया, निरंकुश शासन चलाया, हृदयहीन साहस चलाया, इन्होंने बिल्कुल संवेदनाहीन चलाया। किसानों को 13 महीने दिल्ली में नहीं घुसने दिया, फिर ये कांग्रेस जनता पार्टी के ऊपर किया, फिर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोगों पे वाटर कैनन की बौछार की। माने इन्होंने हर चीज को दबंगई से दबाने का प्रयास किया। आपने देखा मेरठ के अंदर, भाई अगर मेरठ के अंदर किसी बच्ची का मान लीजिए हत्या हो जाती है और वहां पे दलित लोग अपना आंदोलन करना चाहते हैं, तो उसके बाद वहां के एसएसपी को क्या अधिकार है कि पुलिस वैन पे अंदर घुस के वीडियोग्राफी करा के और वहां दलितों को पीटे और कहे कि इन पे 6-6, 7-7 मुकदमे चल रहे थे। भाई 6-7 मुकदमे चल भी रहे थे तो भी आपको मारने का अधिकार नहीं है। भाई आपका काम है कोर्ट में पेश करना, कोर्ट जो दंड देगा वो दंड देगा, फिजिकल हार्म पहुंचाना किसी। लेकिन अब वहां पे तो आप कह रहे हैं दलितों को कि आप सड़कों पे मत बैठो,
और यहाँ पे अब देखिए शुरू होने वाली है कांवड़, वहां पे सड़कों के ऊपर कैसा उत्पात होगा, बल्कि उत्पात शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर के आसपास इंस्पेक्टर को भीड़ ने इकट्ठा होके और उनको बिल्कुल इंस्पेक्टर ऐसे खड़े हुए हैं हाथ जोड़ के जैसे उनके दास हो। तो देखिए ये सब चीजें जो कंट्राडिक्शन तो मध्य प्रदेश में जो हुआ है नरोत्तम मिश्रा के साथ, असल में क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक मजबूत नेता है, पिछली बार सरकार में गृह मंत्री थे, वो अपना चुनाव हार गए थे, इसलिए वो, वरना तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अब नरोत्तम मिश्रा क्योंकि मजबूत है, और देखिए मोदी और शाह साहब को मजबूत नेता नहीं चाहिए। आप देख लिये राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है जो कि पहली बार इलेक्शन जीता है, बल्कि 4 इलेक्शन के पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा था, उसकी जमानत जब्त हो गई थी वजरलाल शर्मा। आप देखिए हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ताकतवर नहीं है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ताकतवर नहीं है, झारखंड छत्तीसगढ़ के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ताकतवर नहीं है, जो आसाम और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दबे हुए हैं, क्योंकि दोनों के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, दोनों कांग्रेस में थे, दोनों पे ईडी इंक्वायरी थी, तो वो भी कहीं बाएं दाएं नहीं कर सकते। तो अमित शाह के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं मोदी जी। तो अब नरोत्तम मिश्रा एक स्ट्रांग लीडर है, पूरा जो ये बेल्ट है आपका चंबल बेल्ट है उसके अंदर उनका बड़ा प्रभाव है। अच्छा, दूसरा बड़े ब्राह्मण नेता है, और आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार की राजनीति, बल्कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में तो ब्राह्मण नेताओं का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। अब वहां मोहन यादव को बनाया गया, जो मोहन यादव उज्जैन क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र यहाँ पे जहाँ पे यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मोहन यादव ने भी वहां चाल चल दी, उन्होंने इनको तो पीछे कर दिया नरोत्तम मिश्रा को, और जिनको टिकट दिया है तिवारी जी को उनको कोई जानता ही नहीं है, तो वो चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, वो चुनाव हार जाएंगे तो वो पूरा क्षेत्र जो दतिया वाला क्षेत्र है वो मोहन यादव के बिरादरी वालों के लिए वो साफ हो जाएगा। तो देखिए ये तो पूरी तरह से राजनीति से ब्राह्मणों को पीछे धकेलने का एक कार्यक्रम चल रहा है। देखिए राम जन्मभूमि के अंदर भी बंसल साहब को बचा लिया, मिश्रा तिवारी शुक्ला फंस गए, माने सारे के सारे ब्राह्मण नाप दिए गए, उनपे कोई दया भाव नहीं हुआ। लेकिन चंपत राय बंसल को बचाने के लिए पूरी की पूरी मशीनरी, क्योंकि आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले भारतीय जनसंघ था तो बनियों की पार्टी मानी जाती थी, तो अब धीरे धीरे अपने रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। लेकिन लोगों का डर अब खत्म हो रहा है, जो राहुल गांधी ने 2 साल पहले कहा था डरो मत, अब बाहर वालों का भी डर खत्म हो रहा है, युवाओं का भी डर खत्म हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी डर खत्म हो रहा है। वो जान रहे हैं कि अगर डरे रहेंगे तो ये फिर अमित शाह बन जाएंगे, और अमित शाह के बाद जय शाह बन जाएंगे, फिर यही लोग अपना गुजरात वाले देश को चलाते रहेंगे। अभी आईसीसी को जय शाह चला रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो यही सब चलता रहेगा। तो अगर पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंटेशन देना है और हर समाज को अपना रिप्रेजेंटेशन कायम रखना है, तो इसलिए नरोत्तम मिश्रा के साथ, और दतिया के बड़े स्ट्रांग लीडर हैं, हजारों लोग सड़क पे उतर आए, और वहां पे जिस प्रकार से धारा 144 अब तो धारा का नंबर शायद बदल गया है, वो सब लगा लोगों के वहां पे उनके कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है। लेकिन डर अब खुल गया है, और जब डर खुलता है तो उसके बाद इतना तेज प्रवाह होता है, जैसे होता है ना डैम, भाई डैम के अंदर जब तक दरार नहीं है तब तक वो लाखों क्यूबिक मीटर पानी को, क्यूसेक पानी को वो कर सकती है स्टोर। लेकिन अगर एक छेद भी हो जाए तो उसके बाद पानी इतने प्रवाह से बहता है कि वो पूरे के पूरे दरवाजों को उड़ा देता है, पूरे पूरे इलाकों को उड़ा देता है। तो वो स्थिति अब आ गई, ये जो डर खत्म हो गया है भारतीय जनता पार्टी वालों का, और वो विद्रोह पे उतारू हो गए हैं। अच्छा, वहां देखिए आप बिहार के अंदर जो भारतीय जनता, ये पहली बार हुआ होगा मेरे ख्याल 12 साल में, जिस कैंडिडेट को टिकट मिला उसने टिकट वापस कर दिया। भाई टिकट वापस, भारतीय जनता पार्टी का टिकट वापस कर दे, जिसको माना जाता था गारंटी है, और वो भी ऐसा क्षेत्र जहां पे नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 6-7 बार जीत चुके हैं, उनके खानदान वाले 10-12 बार जीत चुके हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से कोई सीट से कोई आदमी अपना टिकट वापस कर दे, इसका मानी है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अभी 3 महीने बीते हैं जब से राहुल गांधी ने कहा 9 महीने बाकी हैं, लेकिन 9 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। यानी यहाँ पर देखा जा सकता है मध्य प्रदेश के बारे में आपने काफी अहम जानकारी दी, और जिस तरह से आपने चीजें समझाई हैं उससे साफ है कि ये नाराजगी अगर यही नहीं थामी बीजेपी ने तो ये आगे आने वाले समय में उसके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। और साथ ही साथ आपने बांकीपुर सीट का भी जिक्र किया, वहां पर भी उपचुनाव का ही मसला है। अभिषेक करके जो उम्मीदवार थे, जो नितिन नवीन जो कि अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं,
उनकी सीट खाली हुई थी, उनकी सीट को बचाने के लिए उन्हीं के करीबी को पहले उस सीट से उतारा गया था, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि जो पत्र उन्होंने सौंपा वहां पर उसमें उन्होंने पारिवारिक कारण बताया, लेकिन अंदर खाने खबर कुछ और ही चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी ने दबाव में देकर उनसे जो एक तरह से नामांकन वापस दिलवाया है, क्योंकि जो चीजें निकल कर आ रही थी, उनका जो पीछे से जो बैकग्राउंड निकल कर आ रहा था उनके पिताजी का, वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। चारा घोटाला से संबंध निकल कर आ रहा था उनके पिताजी का, और इसीलिए बीजेपी ने दबाव बनाया और जो नितिन नवीन के जो करीबी हैं अभिषेक, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब नीरज कुमार को वहां पर उतारा गया है चुनावी मैदान में उस सीट से। लेकिन अब ये खबर आ रही है स्वामी जी कि नितिन नवीन के जो समर्थक हैं या नितिन नवीन के जो करीबी हैं और जो अभिषेक जिनको उतारा गया था उनकी सीट पर, उनके समर्थक अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये सीट भी निकल जाएगी हाथ से बीजेपी के? देखिए, ये दोनों लॉजिक जो बताए गए हैं, ये दोनों लॉजिक का कोई मतलब नहीं बनता है जी। भाई, अगर मान लीजिए उनका पारिवारिक बैकग्राउंड खराब था, तो क्या पारिवारिक बैकग्राउंड या खुद का बैकग्राउंड खराब होने पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट नहीं मिलता है क्या? हाँ। ये हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आरोप पत्र लेके घुमा करती थी? अजीत पवार कैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए जब उनके खिलाफ आरोप पत्र लेके घुमा करती थी? ये शुभेंदु अधिकारी कैसे बन गए जो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारदा सारदा स्कैम का मामला था? तो इसका माने क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा लापरवाह पार्टी हो गई है कि एक आदमी जिसका हिस्ट्री इतनी खराब है, जिसके परिवार की इतनी हिस्ट्री खराब है, उसको टिकट दे दे और वो नामांकन भी दाखिल कर दे? अच्छा, दूसरा ये, अगर वो बंटी ये कहते हैं कि उन्होंने पारिवारिक कारण टिकट मिलने के बाद और नामांकन के बाद उनको पता चला कि पारिवारिक कारण है, 24 घंटे के अंदर पारिवारिक कारण खराब हो गए, उसके पहले पारिवारिक कारण, ये दोनों लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। सम्राट चौधरी का और नवीन जो है नितिन नवीन, इनके बीच में अदावत चलती है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। और ये भी वहां पे खबरें उड़ाई जा रही हैं कि वहां पे सम्राट चौधरी को हटाने का मामला चल रहा है। तो इसलिए वहां पे भी जो हर जगह भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल अभी तो शुरू हुई है, आगे देखिए, वहां पे देखिए जेल के अंदर जो है वो सारे जो 8 लोग जेल में बंद है, वही एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे हैं, पत्थर एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। फिर ये चंपत राय बंसल और जो वो है अनिल मिश्रा, ये भी आपस में गुत्था हो रखे हैं। तो अभी तो देखते जाइए, शुरुआत हुई है, हम लोगों को तो केवल ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है। और भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है आज के तारीख में। देखिए, गोदी मीडिया के अंदर केवल 2 पत्रकार हैं जिनकी विश्वसनीयता थी, जो इंडिपेंडेंट थे जी। एक संदीप चौधरी एबीपी न्यूज वाले और एक गरिमा सिंह न्यूज 24 वाली। गरिमा सिंह, बाकी आप जितने देख लीजिए न्यूज 24 के कार्यक्रम, लगता था गोदी मीडिया है, पूरा गोदी मीडिया है। केवल गरिमा सिंह एक ऐसी महिला थी, पत्रकार थी, जो पत्रकारिता धर्म का पालन कर रही थी, उसको भी हटा दिया। वो जानते थे क्योंकि जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को उसी प्रकार से टोकती थी जैसे बाकी को टोकती थी, ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है उनके जो वहां पे आते, मैं भी जाता था गोदी मीडिया में, वहां पे ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे वो कहीं के राजा महाराजा हो, लाट साहब हो, उनके खिलाफ बोले तो पत्रकार जो है वो है एंकर है, वो बिल्कुल बौखला जाती है। और चाहे गुल्लू हो, चाहे अंजनाम कश्यप हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे उनके दबाव है, हम लोग उनके सौतेले वो है। तो ये सारी चीजें जो है, गरिमा सिंह को भेज दिया, आप देखिएगा किस दिन खबर भी जाएगी, संदीप चौधरी को निकाल बाहर किया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक यूट्यूबर और बढ़ जाएगा। और गरिमा सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की कल ही खोलेंगी, क्योंकि गोदी मीडिया में बहुत दिन रही है, न्यूज 24 में रही है, तो इसलिए उनको भी अब मौका मिलेगा कि वो अपनी बातें करें। लेकिन न्यूज 24 ने एक गलत किया, एक निर्भीक पत्रकार जो पत्रकारिता धर्म का पालन कर रही थी, उसको इस प्रकार से पदमुक्त करना उचित नहीं था। जिस प्रकार से अब देखिए, अब हमारे इसका माने गोदी मीडिया तो एक तरफ से बिल्कुल एक पक्षीय खबरें लोगों को दिखाएगा। और मैं देख भी रहा हूं, जो जिसने रिप्लेस किया है गरिमा सिंह को, वो बिल्कुल उसी प्रकार से काम कर रहा है जैसे बाकी गोदी मीडिया के एंकर्स करते हैं। जी बिल्कुल, ये आरोप तो खैर गोदी मीडिया पर लगते ही रहे हैं, और कथित तौर पर गोदी मीडिया कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि जो पत्रकारिता के जो मूल उसूल हैं उससे बिल्कुल अलग
हट रहे हैं, अलग तरीके से काम कर रहे हैं। खैर ये अभी चर्चा का विषय नहीं है स्वामी जी। मुद्दा यहाँ ये है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया था, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए उस दावे को, मुश्किल से 15 दिन पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि अब बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, एक तरह से कहा जाए तो। उन्होंने कहा था कि जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर सरकार गिर जाएगी, नहीं तो इमरजेंसी लगा देगी। और जो राहुल गांधी ने कहा था वो भविष्यवाणी सही होती दिखाई दे रही है। यानी इससे पहले भी राहुल गांधी कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं, उन पर भी वहां सही साबित हुए और ये भविष्यवाणी भी उनकी सही होती दिखाई दे रही है। यहां मध्य प्रदेश की बात कर ही रहे हैं, यहां हम बिहार की बात कर ही रहे हैं, और भी तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो रवैया है इन लोगों का, सिर्फ पूरा अपने कंट्रोल में जो पावर रखना जो इनका रवैया है, वो अब उनके लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। खबर यह भी आ रही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच सीमा विवाद जो छिड़ गया है, अब दोनों ही जगह देखिए आप सरकार बीजेपी की है, दोनों के बीच एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी जमीन जो है कब्जा ली है और अवैध कब्जा कर लिया है। अब यहां पर भी बीजेपी आलाकमान फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, वो तय नहीं कर पा रहा है कि किसके हक में फैसला सुनाए। और मामला जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो सोलर पैनल लगाने के लिए जगह जो दे दी राजस्थान वाली, राजस्थान की भूमि जो दे दी है, वो एक केंद्र मंत्री के कहने पर ही दी है। तो यहां पर बहुत ज्यादा मुसीबतें दिखाई दे रही है। यानी जो आरोप लगते हैं हमेशा से बीजेपी सरकार पर कि अगर आप डबल इंजन की सरकार लेकर आएंगे तो पूरा रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास रहेगा, यानी सरकारें वही करेंगी जो दिल्ली से आदेश होगा। आज वही मुसीबत बन रहा है बीजेपी सरकारों के लिए स्वामी जी। अभी अब आप थोड़े दिनों में देख लेंगे वो क्या करने वाली हैं, थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। जितना भी असंतोष गुट कहीं पे भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिए योगी आदित्यनाथ में और ब्रजेश पाठक में और जो वो है क्या नाम है उनका, तो मौर्य साहब, क्या वो, ये सारे लोग जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य, इनका भी आपस में गृह युद्ध चल रहा है, किसी तरह से एक दूसरे को दांव मारने के चक्कर में है। योगी आदित्यनाथ अमित शाह के बीच में अपना संघर्ष चल रहा है, और उधर जो देवेंद्र फडणवीस है वो भी अपना आपा खो रहे हैं, क्योंकि वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं जिस दिन अमित शाह प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए उनकी गद्दी छिन जाएगी। तो अभी तो देखिए तलवारें निकलनी शुरू हुई हैं, 2-4 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद अब देखिए क्या युद्ध शुरू होगा। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूं, जब ये बड़ी इमारत गिरनी शुरू होती है और नींव के पत्थर हिलने लगते हैं तो उसके बाद इमारत बड़ी जल्दी गिरती है। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े स्तंभ थे, जो नींव के पत्थर थे, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की नींव की अब ऐसी की तैसी होने वाली है, पूरी इमारत ढहने वाली। जी बिल्कुल, अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जब सरकार गिराई थी वहां पर मध्य प्रदेश में, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और सरकार को गिराकर बीजेपी सत्ता में आई थी, तो उसका जो पूरा कारभार जो संभाला था, यानी जो खरीद फरोख्त या जिस तरह से भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती, वो सारा का सारा नरोत्तम मिश्रा ने ही किया था। वो सारा राइट हैंड माने जा रहे थे उस वक्त अमित शाह के, और आज उन्हीं की टिकट काट दी गई है। तो यहाँ पर दतिया सीट जो मध्य प्रदेश की सीट है और बांकीपुर सीट जो कि बिहार की सीट है, फिलहाल तो दोनों ही सीटें फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। स्वामी जी क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए कारण वही है ना। देखिए जो ये है नरोत्तम मिश्रा, ये अमित शाह साहब के बड़े खासम खास हैं। अच्छा, मोहन यादव जानते हैं कि अगर नरोत्तम मिश्रा जीत गए और फिर बड़े मंत्री बन गए तो उनके कुर्सी के लिए खतरा पैदा और हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ऑलरेडी वहां पे दम साध के बैठे हुए हैं, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये मोहन यादव कोई ऐसे तो थे नहीं, बड़े वेल नोन पर्सन थे मध्य प्रदेश के। अच्छा, जिस बेल्ट से वो आते हैं वो बेल्ट बेसिकली नहीं, यादवों की बेल्ट तो इधर है, नॉर्थ मध्य प्रदेश के अंदर है, उज्जैन के उनको दे दिया गया। तो वहां पे मानी बात है कि डिफरेंट लॉबीज हैं, जो कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि वहां बहुत सारी लॉबीज हैं। भारतीय जनता पार्टी में लॉबीज कम नहीं है। लेकिन ये अब ये एक आश्चर्यजनक घटना है कि नरोत्तम मिश्रा जो अमित शाह साहब के दाएं हाथ माने जाते थे मध्य प्रदेश के अंदर, उनको पीछे कर दिया गया है। इसका मतलब ये है शिवचरण जो अपने चौहान है, शिवराज चौहान जो है वो भी सक्रिय हो गए हैं, कैलाश प्रजापति भी सक्रिय हो गए हैं, और मोहन यादव ने भी किनारे लगा दिया नरोत्तम मिश्रा। यानी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि शाह के फैसले को पलटने की कोशिश की गई है। पूरी बीजेपी एक हो गई है मध्य प्रदेश की, और ये तो शाह के करीबी को अगर टिकट नहीं मिला है तो यहाँ पर यही एक मैसेज जा रहा है कि शाह के फैसले को पलटा गया है। यहाँ तो नहीं, यही है। देखिए होगा क्या ना, ये पता है ना कि मोदी जी के बाद, अब मोदी जी देखिए उनके विचारों की ऑस्ट्रेलिया में क्या हालत हो रही है, पत्रकार उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने देखा इंडोनेशिया के अंदर क्या हुआ, न्यूजीलैंड के अंदर क्या हुआ।
हर जगह जहां वो जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे समस्या पैदा हो जाती है। तो मोदी जी मानी बात है, वो उम्र भी हो रही है, मेरी 74 साल उम्र है, उनकी 76 साल की हो जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। तो मानी बात है, बुढ़ापा तो एक ऐसी चीज होता है, ये शक्ति तो कमजोर होती है। तो वो अपना सक्सेशन प्लान सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि गुजरात का ही एक व्यक्ति अगला प्राइम मिनिस्टर बने, अमित शाह साहब का। अच्छा, ये बात बाकी 6 लोगों को भी पता है, चाहे वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, या योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस हो, वो भी अपना चाहते हैं कि अगर अमित शाह आ गए तो भैया हमको सब किनारे लगा देंगे, जैसे मोदी जी ने वसुंधरा राजे को किनारे लगा दिया। अब हमारी बात है, देखिए राजस्थान के अंदर का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जिसकी सबसे ज्यादा पहुंच है तो वसुंधरा राजे हैं, उनको किनारे लगा दिया, चिट के चीफ मिनिस्टर बना दिए। अच्छा, बिल्कुल अक्षम चीफ मिनिस्टर बना दिए। अब सम्राट चौधरी को बना दिया। बताइए पढ़े लिखे कहां तक है, किसी को ये नहीं पता है वो कहां तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, फिर उनका यही है, कभी उन्होंने भरत भूषण तिवारी को गोली मरवा दी, पुलिस ने मार दिया, मरवाई कि नहीं मरवाई मुझे नहीं पता, लेकिन एनकाउंटर कर दिया जबकि वो आदमी निहत्था था। तो देखिए ये जो हो रहा है। अच्छा, इधर जो राम जन्मभूमि के अंदर जो चोरी डकैती हुई है, एक भी अभी तक बुलडोजर से मकान नहीं टूटा है। अरे भैया, जो 8 लोग पकड़े गए कम से कम उन्हीं का बुलडोजर से मकान तोड़ दो। यहाँ तो 100-100 रुपए की हेरा फेरी में और एक पत्थर फेंकने में आप बुलडोजर से मकान 4-4 मंजिला तोड़ देते हो। वहां तो भगवान राम के मंदिर में चोरी डकैती हुई है, वहां अभी तक आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? तो अब ये हिंदुओं को भी समझ में आने लगा है कि भैया ये गरीबों के लिए बुलडोजर है, अमीरों के लिए बुलडोजर नहीं है, एचपीओ वालों के लिए बुलडोजर नहीं है। अब जनता समझने लगी है, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं और जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं वो उसी जगह पे 7-7 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं और बेच रहे हैं, जबकि झुग्गियां और छोटे छोटे मकान तोड़े जा रहे हैं। अब तो एक नया नियम बना दिया है बीजेपी वालों ने, सुना है कि पावर अटॉर्नी में जितने मकान हैं उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। 80% दिल्ली जो है पावर अटॉर्नी पे। जी जी, यहाँ पर अब यानी देखा जा सकता है कि जनता भी नाराज है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, अपने नेता नाराज हैं, सड़क पर उतरकर अगर प्रदर्शन हो रहा है और सीधी चेतावनी बीजेपी आलाकमान को दी जा रही है कि अगर आपने ये फैसला नहीं पलटा तो अभी आप उपचुनाव तो हारेंगे ही, क्योंकि वहां पर सिर्फ उन्हें नरोत्तम मिश्रा ही चाहिए दतिया से, और अगर आपने ये अपना फैसला नहीं पलटा तो आने वाला विधानसभा चुनाव भी हार जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये गौर करने वाली बात है कि जैसे हम यहाँ पर अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं तो अब अमित शाह के खिलाफ ही नाराजगी एक तरह से देखी जा रही है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो खबरें इसी तरह की आती हैं कि देवेंद्र फडणवीस और शाह के बीच भी अब तनातनी है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया था, स्वामी जी आपने जरूर उस बयान को देखा होगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वहां पर ऑपरेशन देवेंद्र चल रहा था, कोई टाइगर कोई लोटस नहीं था, लेकिन नाम सारा क्रेडिट ले गए अमित शाह और आगे कर दिया इधर उसको एकनाथ शिंदे को। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मतलब अमित शाह के खिलाफ नाराजगी अब हर राज्य में बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वामी जी नहीं, वो सही है भाई, देखो होगा, नेचुरल है ये भाई। मानी बात है कि मोदी जी चलिए एक चल रहे हैं, इसलिए कोई रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, परिवर्तन के खिलाफ मोदी जी अपना चला, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने मोदी जी को अपना लीडर नहीं चुना है, वो तो एनडीए ने उनको चुन लिया इसके ऊपर। लेकिन सक्सेशन प्लान की बात हो रही है ना, सक्सेशन किसके बाद जाए? शिवराज सिंह चौहान के पास जाए या वसुंधरा राजे के पास जाए, देवेंद्र फडणवीस के पास या आदित्यनाथ के पास जाए या अमित शाह के पास जाए? तो अपनी बातें कोशिश करेंगे, अपने लोगों को सेट करें, अपने लोगों को सांसद बनाएं, और ईडी सीबीआई उनके पास है ही क्योंकि होम मिनिस्टर है। तो ये लोग जो उनके प्रतिद्वंदी है इनके खिलाफ भी उनके पास फाइलें होंगी, डॉजियर बने होंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ज्यादा करेंगे तो उनके सामने भी एक फाइल रख देंगे, बेटा तुम्हें भी ईडी से अंदर करा दूंगा, इसलिए जा चुप बैठो। योगी आदित्यनाथ के भी यही कर लेंगे। तो देखिए ये तो गेम चलता रहेगा, और यही कारण है आज के तारीख में जो राम जन्मभूमि के अंदर जितने भी ट्रस्ट मेंबर्स बने वो दिल्ली ने बनाए, मोदी शाह साहब ने बनाए, योगी आदित्यनाथ का कोई आदमी वहां पे नहीं है। कारण यही है, हर स्टेट का, और एक गुजरात लॉबी है और बाकी जो स्टेट लॉबीज हैं वो सब। लेकिन अब मौका मिला है लोगों को गुजरात लॉबी के खिलाफ खड़ा होने का, तो मुझे लगता है ये लड़ाई गुजरात लॉबी बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से अमित शाह की अगर बात करें वो अगर हम गौर करें इस पर, जिस तरह से भी आप चर्चा कर भी रहे हैं, आपने बाकायदा नाम भी लिए कई राज्यों के, तो ये देखने वाली बात है कि जो जिसका कद बढ़ता दिखाई दे रहा है, अमित शाह उसके कद को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को खड़ा अमित शाह ने ही किया था एक समय पर नितिन गडकरी को डाउन करने के लिए, और अब वो चीज योगी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी अमित शाह जो खुद को अभी डिप्टी पीएम, और ये चीज भी इग्नोर नहीं की जा सकती
सकती कि नीतीश कुमार अगर नाराज हुए हैं अभी एक बार फिर से, या जिस तरह से उनके बदले तेवर दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे अंदर खाने जो चर्चा है वो यही है कि उन्हें डिप्टी पीएम का ऑफर पहले दिया गया था कि आप सीएम की कुर्सी छोड़िए और डिप्टी पीएम पर आकर बैठिए, लेकिन वहां भी अमित शाह ने पेच फंसा दिया है क्योंकि डिप्टी पीएम की कुर्सी पर उनकी नजर है। आज डिप्टी पीएम बनेंगे, फिर उन्हें पीएम बनना है आने वाले समय में। वहां भी अमित शाह की वजह से एनडीए में, बिहार एनडीए में जो है बिखराव दिखाई दे रहा है, या जेडीयू की नाराजगी की खबरें दिखाई दे रही हैं। हर जगह अमित शाह ही अमित शाह हैं। नाराजगी की अगर खबरें कहीं आ रही हैं तो यही कारण है कि एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। भाई नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं, कारण यही है। वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई हैं, शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हो गए हैं, येदियुरप्पा के खिलाफ की लॉबी एक्टिव हो गई है, देवेंद्र फडणवीस एक्टिव हो गए। हर जगह इनके, हर जगह पे आप देखिए किस प्रकार का विद्रोह हो रहा है। बिहार के अंदर आप देखिए कि जेडीयू जानती है, नीतीश कुमार जानते हैं कि एक बार अगर अमित शाह आ गए तो सब लोगों का भविष्य खत्म हो जाएगा। भाई दे नो द डिफरेंस बिटवीन मोदी एंड अमित शाह, सब जानते हैं ब्रेन जो है वो अमित शाह का है। सारा ये जो चल रहा है इस समय हिंदुस्तान के अंदर वो एक मुखौटा है। मोदी जी तो ये मुखौटा है, असली काम तो अमित शाह कर रहे हैं। और अमित शाह के हाथ में एक बार सत्ता आ गई, उनकी उम्र भी कम है। भाई मोदी जी के बारे में तो लोगों को यह है भाई चलिए 76 साल के हो गए, 10 साल 5 साल इसके बाद, लेकिन अमित शाह तो अभी केवल मेरे ख्याल से शायद 60 साल के आसपास है, तो उनके तो 20 साल पड़े हुए हैं। तो 20 साल तक थोड़ी लोग, उनसे कम उम्र के तो देवेंद्र फडणवीस है, योगी आदित्यनाथ भी शायद उसी उम्र के हैं, तो बाकी सब लोग जो है वो भी यंग है। तो इनको अपनी 20 साल की राजनीति देखनी है और पता है कि अगर एक बार हो ये अमित शाह साहब उच्च पद पे पहुंच गए, इन सबके राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देंगे, इनके कैरियर खत्म हुए, तो उनके लिए तो मैटर ऑफ सर्वाइवल है, इसलिए वो विद्रोह करना है। जी बिल्कुल, और लगातार देखा जा रहा है वसुंधरा राजे का नाम बिल्कुल यहाँ पर आपने सही लिया है कि राजस्थान की सीएम उन्हें नहीं बनाया गया तो इसकी वजह यही है, या शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया तो इसकी वजह यही है। ये सारे लोग वही थे जो कहीं ना कहीं अमित शाह की जगह पर होने चाहिए थे, यानी अगले पीएम के दावेदार हो सकते थे ये लोग, लेकिन इनका कद घटा दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर भी केंद्रीय मंत्री बनाया, वसुंधरा राजे को तो वो कहीं भी नहीं है इस वक्त, उनका नामो निशान भी उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए। राजस्थान की सीएम रही है इतने सालों तक, तो ये लगातार देखा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के दावे की बात यहां बार बार इसलिए होगी क्योंकि ये गौर करने वाली बात है। आप टाइमिंग देखिए स्वामी जी, कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ये बड़ा दावा करते हैं और कुछ दिन ही बीतते हैं, मुश्किल से 15 या 20 दिन ही बीत पाते हैं कि वो हलचल दिखाई देने लगी है बीजेपी के अंदर। यानी जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर दावे किए थे कि चुनाव आयोग जो भी धांधली कर रहा है, वोटिंग लिस्ट में जो भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, आपको याद होगा पहले जो राहुल गांधी ने एसआईआर से पहले जिस तरह से पूरा खुलासा किया था, चुनाव आयोग किस तरह से वोटिंग लिस्ट में धांधली करता है, सिम का पूरा मामला जिस तरह से बताया गया था कि एक नंबर से ऐसे एसएमएस पहुंचता है, बहुत सारी चीजें जो पूरा बाकायदा पीपीटी के सारे राहुल गांधी ने बताया था, चुनाव आयोग की धांधली का खुलासा किया था। और उस वक्त एक बयान दिया था राहुल गांधी ने, कहा था कि अंदर के लोग बैठकर मुझे ये सारी रिपोर्ट दे रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं मुझे ये जानकारियां दी हैं। तो अब राहुल गांधी का ये दावा जो उन्होंने बीजेपी के अंदर खलबली का दिया है या बीजेपी सरकार गिरने का जो दावा किया है, कहीं ना कहीं वो दावा भी उनको अंदर बैठे जो लोग हैं उनकी ही तरफ से जानकारी उन्हें कहीं ना कहीं पहुंचाई गई होगी, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा दावा किया। और 15 या 20 दिन भी नहीं बीत पाए हैं कि वो हलचल दिखने भी लगी है। स्वामी जी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने जो बाद में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनसे मैं निवेदन करता हूं जो भी बात कहनी है पार्टी के फोरम में कही है बात। भाई मानी बात है, वो बाहर यही कहेंगे, वरना उनको निकाल बाहर करेगी भारतीय जनता पार्टी से। तो एवरीबॉडी हैज टू से, जो भी डिसेंटर है, लेकिन वो अगर चाहते हैं कि मामला उछले तो उसके लिए वो सारी सूचनाएं कांग्रेस को देंगे, जीतू पटवारी को देंगे। जीतू पटवारी राहुल गांधी का भी है। राम जन्मभूमि का जो मामला उछला है, आप क्या समझ रही हैं ये राम जन्मभूमि वालों ने अखिलेश यादव को दी है, ये योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दी है कि भैया उछाल दो, वहां पे सारे अमित शाह के लोग बैठे हुए हैं, अमित शाह को डिफेंसिव आने दो, मेरे को एग्रेशन में आने दो। इसीलिए तो देखिए अब एसआईटी बनाई है योगी आदित्यनाथ ने, वहां पे लोग बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए वहां पे अब कोर्ट में ही गया मामला। फिर उसमें यह होगा कि सीबीआई इंक्वायरी करे, जिससे यूपी स्टेट की एसआईटी से मामला जो है वो सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाए। तो ये तो नेचुरल है चीजें। भाई अगर कोई भी आदमी किसी पार्टी में है और वो पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लूप होल है, वो खुद नहीं खोलेगा क्योंकि फंस जाएगा। वो जो अपोजिशन पार्टी के बड़े नेता उनसे संपर्क कहेगा कि तुम इसको उछालो और इसको उछालो जिससे मेरा राइवल जो है कमजोर हो जाए, और उसके बाद फिर हम निपट लेंगे। क्योंकि ये जो आपस की एक प्रतिस्पर्धा है, वो जानते हैं कि आज के तारीख में जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता
भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन हैं तो सब कांग्रेसी मानसिकता के। बिल्कुल। अब उन्हें अगर मौका मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है, भाई आज के तारीख में 240 में कम से कम 135 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। बिल्कुल, राहुल क्या गांधी पता वो कहते भी हैं 2/3 जो है कांग्रेस में हो गई है बीजेपी, राहुल गांधी कहते हैं कई बार। 2/3 हो सकता है वो कांग्रेस में वापस आ जाए और राहुल गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। तो ये राजनीतिज्ञ हैं, ये तो नजरें रखते हैं, ये कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, उस टाइप का इन लोगों का काम होता है। तो ये अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, किसी बाहर वाले से कहला देते हैं। तो ये मानी बात है कि ये जो भी सूचनाएं मिल रही हैं अपोजिशन को, ये सारी सत्ता पक्ष से मिल रही हैं। और हो सकता है पुलिस अधिकारी खुद बता देते हैं, भाई ये ऊपर वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, तुम जरा इस मामले को उछाल दो जिससे ये डिफेंसिव हो जाए और मेरी जान जो है वो चलानी आसान हो जाए। जी बिल्कुल, और इस पर हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं स्वामी जी कि अगर ये मामला बाहर निकल कर आया है राम मंदिर वाला, तो कहीं ना कहीं अंदर बैठे लोगों ने ही इस मामले को उछाला। इस पर हमने पहले भी चर्चा की। और इसी तरह मध्य प्रदेश का जो मामला, उज्जैन वाला जो मामला था, यानी बीजेपी के अंदर अब बगावत शुरू हो रही है और बीजेपी के अंदर खाने जो असंतोष पनप रहा है वो ही बीजेपी का किला ढहाएगा, ये दावे राहुल गांधी कर रहे हैं और वो दिखने भी लगा है अभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। लेकिन फिलहाल जो भी मध्य प्रदेश या बिहार में चल रहा है, या इसके अलावा जो भी बीजेपी शासित राज्यों से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मोदी शाह यानी बीजेपी आला कमान के खिलाफ जो नाराजगी पनप रही है और वो जिस तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बता रहा है कि राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले जो दावा किया था उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। इसके अलावा फिलहाल नजरें टिकी हैं उन दोनों ही सीट्स पर, चाहे वो दतिया की सीट हो या फिर वो बांकीपुर सीट हो, दोनों ही सीटें क्या बीजेपी बचा पाएगी? क्योंकि फिलहाल ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अपने लोग ही अब बीजेपी आला कमान को चेतावनी दे रहे हैं कि अपना फैसला पलट दीजिए। अब क्या बीजेपी आला कमान अपना फैसला बदलेगा या अपने फैसले पर अड़िग रहेगा? अगर बदलेगा तब क्या होगा और अगर अड़िग रहता है तब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी सवाल के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।